हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है BSKG 178 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए इकाई 1 प्राचीन राजनीति शास्त्र के नाम, दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र, इनके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट का उद्देश्य आता है। इस इकाई का उद्देश्य क्या है पढ़ने का, और अगर इसमें आ जाता है कि हाँ इसके दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के उद्देश्य बताइए, तो वो भी हम डिटेल में इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले इस इकाई का उद्देश्य समझते हैं कि इस इकाई का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक ज्ञान को किन नामों से जाना जाता था और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था। इस भाग को पढ़कर विद्यार्थी ये जानेंगे कि दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र जैसे शब्द सिर्फ धार्मिक या नैतिक ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि ये शासन चलाने के नियम, समाज को व्यवस्थित रखने के तरीके और राजा के कर्तव्यों से जुड़े महत्वपूर्ण विचार भी थे। इस इकाई का मकसद विद्यार्थियों को प्राचीन राजनीतिक सोच की बुनियादी दिशा से परिचित कराना है, ताकि वे आगे के विषय को बेहतर समझ सकें। ये तो हो गया आपके बुक के तरीके से कि हाँ आपके बुक में जिस तरीके से आपके बुक के रूपरेखा है उसके अकॉर्डिंग से बनाया गया है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपके बुक में ही लिखा हुआ है, उसको शॉर्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं इस यूनिट के इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर इस यूनिट से किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये वाली इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्राचीन भारत में राजनीति को सिर्फ सत्ता या शासन तक सीमित नहीं माना जाता था। यहाँ राजनीति को धर्म, नीति, न्याय और समाज व्यवस्था से जोड़कर देखा गया है। इसलिए हमारे पुराने ग्रंथों में राजनीतिक नियम अलग अलग नामों और रूपों में मिलते हैं। कभी इसे दंड नीति कहा गया था, जो शासन में दंड और व्यवस्था का नियम बताती है। कभी इसे धर्मशास्त्र कहा गया, जो समाज में धर्म, कर्तव्य और न्याय का ढांचा तय करता है। और कभी इसे नीति शास्त्र कहा गया, जो सही आचरण और नैतिक शासन की दिशा बताता है। इस प्रस्तावना का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी समझ सकें कि प्राचीन भारतीय राजनीति कई परतों वाला विषय था और इसे विभिन्न दृष्टिकोण से समझा जाता है। ठीक है, तो आप अगर जब लिखोगे तो आप यहीं तक लिखना, ये वाली लाइन हटा देना, क्योंकि ये समझाने के लिए लिखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन का आशय। इसका मतलब क्या है। ठीक है, भारतीय राजनीति के मूल अवधारणा क्या है कि भारतीय राजनीति सोच का आधार है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक जो है वो सोच का आधार है कि राज्य केवल शक्ति या शासन का साधन नहीं है। ठीक है, यहाँ राज्य को धर्म, कर्तव्य, नैतिक आचरण और समाज की भलाई से जोड़कर देखा गया है। भारतीय परंपरा में राजनीति का मतलब ये था कि राजा प्रजा की रक्षा करे, ठीक है ना, और न्याय दे उन्हें, समाज में संतुलन बनाए रखे और हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करे, ना कि सिर्फ अपने लिए फायदे में सोचे। इसलिए राजनीति का मूल केंद्र प्रजाहित, न्याय, नैतिकता और धर्म आधारित जिम्मेदारी थी। ठीक है ना, जो राजनीति का जो मूल केंद्र है वो प्रजा ही है। इस सोच में राजा को रक्षक, मार्गदर्शक और धर्मपालक का दर्जा दिया गया, ना केवल शासक का। क्यों? क्योंकि उसने सभी के लिए सोचा, इसलिए उसको इन नामों से बुलाया गया, दर्जा दिया गया। अब प्राचीन चिंतन की विशेषताएं देखते हैं। जो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे पहला है धर्म आधारित राजनीति। इसके अंदर क्या होता है कि राजनीति के सभी नियम धर्म यानी कर्तव्य और नैतिकता से जुड़े थे। ठीक है ना, जो राजनीति के सभी जो नियम थे वो धर्म और कर्तव्य और नैतिकता से जुड़े हुए थे, इसलिए धर्म आधारित राजनीति थी। नैतिक शासन पर जोर क्यों दिया गया इसके अंदर? राजा से अपेक्षा थी कि वह सत्य, न्याय, करुणा और अनुशासन जैसे गुण अपनाएं। ठीक है ना, वो प्रेम भाव से कहते हैं सबको देखे, सभी के लिए सोचे, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए विशेष कर ना सोचे। अगला है प्रजा की भलाई सर्वोपरि है। जाहिर सी बात है, राज्य का उद्देश्य जनता को सुरक्षा, शांति और न्याय देना था। सबसे पहले उनके लिए, उसके बाद फिर अपने लिए। समग्र दृष्टिकोण, सभी के लिए दृष्टिकोण। राजनीति को समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और न्याय से जोड़कर देखा गया। समग्र यानी पूरे तरीके से देखा गया इसको, हर तरीके से। राजा का उत्तरदायित्व क्या था कि राजा को शक्ति का प्रयोग न्यायपूर्ण और संतुलित तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अब इन विशेषताओं से पता चलता है कि भारतीय राजनीति मूल्य आधारित और मानव केंद्रित था। मूल्य आधारित यानी सभी के लिए कहते हैं समान काम करना, सभी के लिए अच्छे काम करना, और मानव केंद्रित यानी मानव के लिए करना। अगला देखते हैं राजनीति शास्त्र के विविध नाम। विविध नाम देखिए, प्राचीन भारतीय परंपरा में राजनीति विज्ञान को अलग अलग नामों से समझाया गया, जैसे दंड नीति, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, राजशास्त्र और अर्थशास्त्र। ये सभी राजनीति के अलग अलग पहलुओं को बताते हैं।
अब नामों का अर्थ व उपयोग हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इन्हें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे नीचे, ठीक है ना। इनको और डिटेल में भी यहाँ पे नीचे लिखा गया है, उसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि दंड नीति जो क्या है, कानून, दंड और राज्य अनुशासन से संबंधित ज्ञान, ये किसके अंदर आता था? दंड नीति के अंदर आता था। धर्मशास्त्र के अंदर क्या आता है? सामाजिक, धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों से जुड़ी राजनीति, यह आती है धर्मशास्त्र के अंदर। नीति शास्त्र के अंदर सही नीति, आचरण, बुद्धि और व्यवहार पर आधारित राजनीति है। राजशास्त्र राजा, प्रशासन और शासन प्रणाली का अध्ययन राजशास्त्र के अंदर होता है। और अर्थशास्त्र राज्य का वित्त, सुरक्षा, युद्ध नीति और प्रशासनिक ढांचा किसमें आता है? अर्थशास्त्र के अंदर आता है। ठीक है, हमने इसके नामों के अर्थ और उपयोग पूछ समझ लिए। अब एक एक करके हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि दंड नीति का जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है, ये वाला इसके बारे में हम समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। कि दंड नीति का अर्थ वह नीति जिसके आधार पर राजा राज्य में अनुशासन, कानून और सुरक्षा बनाए रखता है। ठीक है ना, दंड नीति का मतलब वो होता है वह आधार या वह जो हैगा वह आधार जिस पर राजा राज्य में अनुशासन, कानून और सुरक्षा बनाए रखता है। दंड का मतलब क्या होता है? केवल सजा नहीं बल्कि कानून लागू करना और अपराध रोकना भी है। ठीक है, इसके अंदर ये वाला पॉइंट ऐड होगा। अब दंड नीति का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखते हैं इसके अंदर क्या है कि समाज को पहला पॉइंट कि समाज को अपराध और व्यवस्था से बचाना। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है दंड नीति का। लोगों में कानून के प्रति सम्मान पैदा करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये। तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारा? कि सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना। चौथा क्या है? राज्य को स्थिर और अनुशासित बनाना। ये दंड नीति में है। आप और भी पॉइंट लिख सकते हो इसके अंदर। दंड नीति, दंड का मतलब सिंपल सा फंडा है कि दंड सजा देना और लोगों की रक्षा करना। आप ये भी सिंपल अर्थ के अंदर लिख सकते हैं और उद्देश्य के अंदर भी इसके बारे में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि समाज और शासन में भूमिका क्या है। ठीक है, समाज और शासन में भूमिका क्या है इसकी दंड नीति की? दंड नीति समाज में व्यवस्था बनाए रखने का सबसे सीधा साधन है। ये अपराधियों को रोकती है, ठीक है, और न्याय दिलाती है। क्योंकि पता है कि अगर अपराध करेगा तो उसे सजा मिलेगी और जो जिसके साथ अपराध हो रहा है उसको न्याय मिलेगा। और जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करती है। ठीक है ना, जो दंड नीति होती है। शासन में यह राजा को सही निर्णय लेने में मदद करती है और शासन प्रशासन को अनुशासित रखती है। अगर दंड नीति कमज़ोर हो जाए तो समाज में अराजकता और भय पैदा हो जाता है। इधर उधर क्या बोलते हैं, अफरा तफरी होती है, चोरी चकारी, मारपीट, खून खराबा, ये सब होने लगता है। इसलिए दंड नीति को सही तरीके से इस्तेमाल करने का जो फैसला है वो है राजा के पास। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धर्मशास्त्र। अब धर्मशास्त्र के अंदर सबसे पहले हमारा इसका अर्थ, हम थोड़ा अर्थ को समझेंगे इसके अंदर कि अर्थ क्या है। कि धर्मशास्त्र वह ग्रंथ है जो जीवन के धार्मिक, सामाजिक और नैतिक नियम तय करता है। यानी कि इसका जो अर्थ है कि धर्मशास्त्र क्या है, तो धर्मशास्त्र वह है जो जीवन के धार्मिक, सामाजिक और नैतिक नियम तय करता है। इनमें व्यक्ति, परिवार, समाज और राजा के सभी कर्तव्य बताए गए हैं इसके अंदर। कि जो परिवार, व्यक्ति का जो कर्तव्य क्या है, परिवार का कर्तव्य क्या है, समाज और राजा का क्या कर्तव्य है, वो इसके अंदर बताया गया है। अगला है प्रमुख सिद्धांत। इसके सिद्धांत क्या है? कि धर्म का पालन करना। इसके अंदर पहला जो पॉइंट बनता है वो धर्म का पालन। अब धर्म का पालन क्या है? कि जो रिलीजियस जो धर्म है उसके बारे में नहीं बताया गया। इसके अंदर जो बताया गया है वो है कर्तव्य। जो हमारा कर्तव्य, जो धर्म है हमारा, उसका पालन करना है। दूसरा है न्याय। अब न्याय क्या है? कि जो राजा का कर्तव्य है कि वह न्यायपूर्ण निर्णय दे। जो न्याय सभी के लिए होता है वो सभी के लिए निर्णय एक जैसा होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा देखते हैं कि सामाजिक संतुलन बनाना चाहिए। इसके अंदर जो सामाजिक संतुलन है वो बना के रखना चाहिए। हर वर्ग अपने कर्तव्य निभाए ताकि समाज में संतुलन बना रहे। ठीक है, और अराजकता ना फैले। चौथा क्या है? चौथा पॉइंट देखते हैं इसके अंदर कि नैतिक आचरण जो हमारा होता है, नैतिक आचरण क्या है? कि सत्य, करुणा, संयम और दया जैसे गुण राजनीति में भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जो मतलब सच हो, ठीक है, करुणा मतलब कि प्रेम भाव, संयम हो, दया जैसे गुण सभी के अंदर होने चाहिए इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि गुस्से में किसी को भी कोई भी सजा दे दी जाए। ये है, ठीक है, ये हमने ये पढ़ लिया, प्रमुख सिद्धांत इसके पढ़ लिया। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था में स्थान। सामाजिक व्यवस्था में स्थान क्या है इसका? कि धर्मशास्त्र समाज का नैतिक और सामाजिक ढांचा तैयार करते थे। ये बताते थे कि राजा कैसे शासन करें, समाज में कानून कैसे लागू हो और लोगों का आचरण कैसे हो। लोगों को जो आचरण है, जो रहते हैं, उनका रहना सहना कैसे हो। सामाजिक व्यवस्था में धर्मशास्त्र ने न्याय, कर्तव्य और अनुशासन को मजबूत किया। ठीक है, धर्मशास्त्र के अंदर ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं।
अगला है नीतिशास्त्र। नीतिशास्त्र में हम पे सबसे पहले इसका पढ़ेंगे कि अर्थ क्या है। अब अर्थ देखते हैं कि नीतिशास्त्र राजनीति का वह भाग है जिसमें सही नीति, आचरण, बुद्धिमत्ता और नैतिक व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है ना। ये बताता है कि राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में क्या नीति अपनानी चाहिए। ये इसके अर्थ हैं। अब नीति और नैतिकता, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि नीतिशास्त्र का आधार क्या है। नीतिशास्त्र का आधार है, सबसे पहला जो है वो है सत्य। ठीक है, सबसे पहला आधार है सत्य, उसके बाद है धैर्य। धैर्य काम का संयम से काम, धैर्य संयम। ठीक है, संयम से काम करना चाहिए, न्याय से काम करना चाहिए। ठीक है, न्याय सभी के लिए होना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए। ठीक है, और लास्ट जो है वो है विनम्रता। विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आता है नैतिक और नैतिकता के अंदर। इन गुणों के बिना ना तो राजा सफल हो सकता है और ना ही राज्य स्थिर रह सकता है, वहाँ पे अराजकता फैलेगी। नीतिशास्त्र राजनीति को नैतिकता से जोड़ता है और बताता है कि शक्ति का प्रयोग संतुलित और विवेकपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब अगला है शासन में इसकी क्या भूमिका है। नीतिशास्त्र की शासन में क्या भूमिका है। नीतिशास्त्र राजा को निर्णय लेने में मार्गदर्शन देता है। ये बताता है कि राजा को प्रजा से कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, किसके अंदर बताता है, नीतिशास्त्र के अंदर। ये है कि राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रशासन में कौन सी नीति अपनानी चाहिए और दुश्मनों से कैसे निपटना चाहिए, जीवन में कौन से गुण अपनाने चाहिए जिससे जीवन अच्छा हो। शासन को स्थिर, न्यायपूर्ण और नैतिक बनाए रखने में नीतिशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सबसे लास्ट में आता है इस यूनिट का सारांश, यानी कि निष्कर्ष। आप निष्कर्ष जरूर लिखिएगा हर क्वेश्चन में जब आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि प्राचीन भारत में राजनीति को अलग अलग नामों से समझाया गया है। सबसे पहला दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र, इनको हमने एक एक करके हमने समझ भी लिया है। दंड नीति कानून और अनुशासन पर आधारित है, धर्मशास्त्र सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों पर आधारित है, जबकि नीतिशास्त्र नैतिक आचरण और बुद्धि पर आधारित है। इन सबके बारे में हम डिटेल में हमने ऊपर पढ़ लिया है। भारतीय राजनीति चिंतन का मुख्य आधार धर्म, कर्तव्य, नैतिकता और प्रजाहित था। ठीक है, सिंपल सी बात है कि धर्म जो है, धर्म के बारे में है, कर्तव्य हमारे क्या है, नैतिकता के बारे में और प्रजा के हित के बारे में था। इन तीनों के माध्यम से प्राचीन राजनीति का एक संतुलित और व्यापक स्वरूप सामने आता है, जो राज्य, समाज और व्यक्ति सभी को जोड़कर चलने की बात करता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।